आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेसन को। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस टॉपिक से आपको क्या क्या चीजें लर्न करनी है और यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दो चीजें क्लियर करनी है। पहली चीज तो ये है कि ये जो सल्फर के सारे ऑक्सो एसिड्स हैं इनके नेम एंड फॉर्मूले को आपको क्लियर करना है, और दूसरी चीज ये है कि इनके स्ट्रक्चर्स को आपको क्लियर करना है। ठीक है, तो पहले तो ये बात हो गई कि क्या क्या चीजें आपको लर्न करनी है। अब हम लोग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो पहला तरीका ये होता है क्वेश्चन बनने का कि यहाँ से आपको किसी भी सल्फर के ऑक्सो एसिड का नेम दे दिया जाएगा और आपसे उसका फॉर्मूला पूछा जाएगा, या फिर आपको फॉर्मूला दे दिया जाएगा और आपको उसका नाम पूछा जाएगा। एक तो ये तरीका हो सकता है, सिंपल तरीका। और जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो ये होता है कि इसमें से किसी भी सल्फर के किसी भी ऑक्सो एसिड का आपको नेम या फॉर्मूला दे दिया जाएगा और उसमें आपको ये पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कितने एसएस बॉन्ड मौजूद हैं, या फिर यहाँ पे सल्फर से कितने OH सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, या फिर आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे सल्फर से ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है। इस टाइप के बॉन्डिंग वाले क्वेश्चंस जो है वो इसके स्ट्रक्चर पार्ट से पूछा जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको यहाँ से दो चीजें तो पता होनी ही चाहिए। एक तो ये जो सल्फर के सारे ऑक्सो एसिड्स हैं इनके नेम एंड फॉर्मूला, एंड दूसरी चीज इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बताने वाली हूँ आपको। यहाँ पे पहले मैं आपको क्या करूंगी कि एक चार्ट बता दूंगी। ये चार्ट आपके लिए ट्रिक का काम करेगा जिसका यूज करके आप किसी भी ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर का नेम देखकर उसका फॉर्मूला बता सकते हैं और फॉर्मूला देखकर उसका नेम बता सकते हैं। पहली चीज मैं आपको ये बता दूंगी। फिर दूसरी चीज जो होगी वो ये होगी कि मैं आपको इन सभी के स्ट्रक्चर्स को बनाना बता दूंगी एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, जिससे आप इजीली किसी भी सल्फर के ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर बना लेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर इस ट्रिक को समझ लेते हैं। सबसे पहले इस ट्रिक को समझने के लिए इस चार्ट को समझना होगा। चार्ट के लिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस साइड पर आपको क्या करना है, ये जैसे कि आपका ये जो ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर होता है ये तीन तरह के एलिमेंट से ही बना होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ तीन ही एलिमेंट शामिल है, आपका हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो पहले तो यहाँ पे आप क्या करिए कि तीनों एलिमेंट को मेंशन कर लीजिए, हाइड्रोजन को, सल्फर को और ऑक्सीजन को। ठीक है, यहाँ पे आपने तीनों एलिमेंट को मेंशन कर लिया। फिर यहाँ पे इधर आपको क्या करना है, इधर यहाँ पे मैं आपको कुछ अल्फाबेट्स बता रही हूँ जो कि अभी ट्रिक का काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको अल्फाबेट लिखना है SSPT, फिर उसके बाद DPY, DPY और फिर P। तो ये आपको अपने तरीके से रट लीजिए, कुछ भी SSPT, DP, DP और फिर P, इस तरह से इसको रट लीजिए। ठीक है, तो ये तो आपका ट्रिक के लिए हो गया और ये आपके तीनों एलिमेंट हो गए। पहले आपने यहाँ पर ये मेंशन कर लिया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आपको पहले वाले में अस लिखना है, फिर तीन एक एक लिखना है, फिर उसके बाद दो अस के बाद तीन एक एक लिखना है। ठीक है, ये सारी चीजें मेंशन कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या करिए, अब यहाँ पे आपका ये जो एलिमेंट है उसमें उनके नीचे उनके नंबर्स को लिखे। देखिए ये तो सिर्फ आप चार्ट अभी समझ रहे हो, सिर्फ इसको ऐसे आप मोटा मोटा समझ लो कि आपको चार्ट को कैसे याद रखना है, फिर इसका यूज करके कैसे नेम एंड फॉर्मूला निकालना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे सारे नंबर्स लिखना है आपको। तो सल्फर के जितने भी ऑक्सो एसिड्स हैं उनमें सभी में हाइड्रोजन की संख्या 2 ही होती है, तो सब में हम लोगों ने क्या किया 2 2 2 2 मेंशन कर लिया। ठीक है, अब सल्फर की अगर हम लोग बात करें तो सल्फर की संख्या 1 भी है और 2 भी है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, चार्ट में शुरू के 3 में पहले आप 1 1 लिखिए, फिर उसके बाद बाकी सब में 2 2 लिखिए। फिर ऑक्सीजन की अगर हम लोग नंबर्स के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन के में आपको लिखना है पहले 3 4 5, देन उसके बाद 3 2 8, पूरा लिख दीजिए लाइन से 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये आपका चार्ट बन चुका है। अब आप क्या करिए, अब इस चार्ट की हेल्प से चलिए हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमें फॉर्मूला पता हो तो हम नेम कैसे लिखेंगे। मान लीजिए आपको एग्जाम में दे दिया गया, आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया कि H2SO3 आपको दे दिया गया एग्जाम में, फॉर्मूला दे दिया गया और आपसे पूछा गया इसका नेम बताइए। तो आप क्या करिए, सीधे आपके पास ये चार्ट है, आपने ये चार्ट को याद रखा है,
आपको ये चार्ट लर्न है, तुरंत आपने साइड में चार्ट बना लिया और अब आपसे कुछ भी पूछेगा तो आप नेम बता लोगे। तो आपसे मान लीजिए ये पूछा गया, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको चार्ट में चेक करना है कि कहाँ पर, देखिए H2 है ना, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, सल्फर इसमें कितना है 1 है ना, 1 है, और ऑक्सीजन कितने 3 है, 2 1 3 है ना। तो यहाँ पे अब आप ये चेक करिए कि इस पूरे चार्ट में 2 1 3 कहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 3 ऑक्सीजन कहाँ पर है। तो आपको तुरंत यहाँ पे 2 1 3 मिल गया है, कहीं और इसमें 2 1 3 नहीं है ना, कहीं इसमें 2 1 3 नहीं है। तो आपको तुरंत पता चल गया कि ये पहला वाला एसिड ही हमें दिया गया है, पहला वाला एसिड पूछा जा रहा है। अब देखिए इसका नेम आप कैसे लिखेंगे, आपने ये तो समझ लिया कि पहला वाला आपसे पूछा गया है, अब आप इसका नेम कैसे लिखेंगे। देखिए नेम के लिए आपको सिर्फ 2 चीजें देखनी है, एक आपको ये जो अल्फाबेट है ये देखना है, और यहाँ पे जो अस या इक लिखा है वो देखना है। तो यहाँ पे एस है, तो एस का मतलब होता है सल्फर, एस का सेंस है सल्फर से। अगर यहाँ पे अस लिखा है तो सल्फ्यूरस हो जाएगा, और इक लिखा है तो सल्फ्यूरिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर के साथ आपको लिखा था अस, तो इसका मतलब सल्फ्यूरस, ठीक है। तो जो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था H2SO3, इसका आपको नेम बताना था, तो इसका नेम है सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड, PH लिख सकते हैं या F भी लिख सकते हैं, तो सल्फ्यूरस एसिड। अब यहाँ पर आप चेक करिए कि क्या ये सल्फ्यूरस एसिड ही है, तो H2SO3 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑफकोर्स ये सल्फ्यूरस एसिड है, तो ये आपका सही है, ठीक है। इसी तरह से मैं और एग्जांपल आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि इसमें से, मान लीजिए आपको पूछ लिया गया कि H2S2O5 है, फॉर्मूला दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया इसका नेम बताइए। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली चेक करिए, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 2 है, सल्फर भी 2 है, एंड ऑक्सीजन आपका क्या है 5 है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे आप चेक करिए 2 2 5 यहाँ पे कहाँ पे आप चेक कर लीजिए, देखिए 2 2 5 आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिल रहा है, और इस चार्ट में कहीं और भी 2 2 5 नहीं है, ओके, कहीं पर भी 2 2 5 नहीं है। तो आपको ये पता चल गया कि आपसे ये वाला पूछा गया है। अब आपको इसका नेम बताना है, तो नेम के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे चेक करना है और यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे आपको यहाँ से मिला PY, और लास्ट में आपको मिल गया अस, ठीक है। तो PY का फुल फॉर्म क्या है, PY का फुल फॉर्म है पायरो, ठीक है, PY का फुल फॉर्म है पायरो, और चूंकि आप ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर पढ़ रहे हो, तो सल्फर अपने आप अंडरस्टूड है। अगर केवल एस लिखा है तो डायरेक्ट सल्फर सल्फ्यूरस या सल्फ्यूरिक हो गया, लेकिन उसके अलावा, एस के अलावा इनमें से कुछ और लिखा हो, तो इसके जो इनिशियल पार्ट का फुल फॉर्म है वो यहाँ पर है, बाकी उसके आगे आप खुद में खुद सल्फर का नेम ऐड कर देंगे। तो यहाँ से आपको पता चल गया पायरो, और यहाँ से आपको पता चल गया अस, तो क्या हो जाएगा पायरो सल्फ्यूरस, ठीक है, पायरो सल्फ्यूरस एसिड। अब आप चेक कर लीजिए कि क्या इसका नाम सही आया है। तो ये आपसे पूछा गया था H2S2O5 यहाँ पर है, और देखिए इसका नाम क्या है, पायरो सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। तो इस तरह से आपने चार्ट से देख करके इसका नेम बता दिया। तो इसी तरह से आप बाकी सबका भी कर सकते हैं, यहाँ पे सभी का फॉर्मूला मेंशन किया गया है, इनमें से किसी का भी आपको फॉर्मूला दिया जाए तो आप तुरंत चार्ट से मिला करके चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे इन सभी का फुल फॉर्म समझ लीजिए। देखिए ये दोनों तो आपको पता है, सल्फ्यूरस सल्फ्यूरिक। पी का क्या मतलब है, पी का मतलब है परऑक्सी, पी का मतलब है परऑक्सी। अब देखिए इसको समझिएगा कि पी चूंकि यहाँ पे 2 बार है, एक बार यहाँ पे भी पी है और यहाँ पे भी पी है, और इसका मतलब है परऑक्सी, और दोनों ही जगह पर इक है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि परऑक्सी, जब भी हम लोग क्या करते हैं, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड या परऑक्सी सल्फ्यूरस एसिड, जब इस तरह के नेम लिखने होते हैं तो परऑक्सी के केस में हमेशा मोनो और डाई आता है, मोनो और डाई जरूर आता है। जो आप लिखते हैं ना सल्फ्यूरिक, तो सल्फ्यूरिक के पहले आपको मोनो या फिर डाई ऐड करना है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कब हमें मोनो ऐड करना है, कब हमें डाई ऐड करना है। देखिए अगर सल्फर की संख्या 1 है तो आप सल्फ्यूरिक के पहले लिखेंगे मोनो, और अगर सल्फर की संख्या क्या है, यहाँ पर अगर 2 है, सल्फर की संख्या अगर 2 है तो आप लिखेंगे डाई। मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। मान लीजिए आपसे एग्जाम में ये वाला पूछा गया, आपसे पूछा गया
दिया गया आपको एग्जाम में H2SO5 दिया गया और आपसे पूछा गया इसका नेम बताइए। और एक मैं आपको और मेंशन कर देती हूँ, मान लीजिए आपसे एक और पूछा गया ये H2S2O8 और आपसे पूछा गया इन दोनों के नेम बताइए। ओके, अब देखिए आपको इसका नेम बताना है तो आपने क्या किया, आपने तुरंत चेक कर लिया, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 5 है, यानी कि 215। आपने तुरंत 215 वाला चार्ट देखा और आपको तुरंत यहाँ से 215 पता चल गया। ठीक है, अब 215 पता चल गया, फिर आपने यहाँ से चेक किया तो आपको मिला P और यहाँ से मिला इक। तो P का आपको फुल फॉर्म पता था कि परऑक्सी होता है। ठीक है, और लास्ट में आपको इक लिखना है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड लिखना है। तो यहाँ पे परऑक्सी जब भी परऑक्सी टर्म आए तो डायरेक्ट आपको परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लिखना है। सल्फ्यूरिक एसिड के ठीक पहले आपको मोनो या डाई टर्म लगाना है। तो यहाँ पे अब आप ये सोचेंगे कि कहाँ पे मोनो लगाना है, कहाँ पे डाई लगाना है, ये मैं कैसे चेक करूं? तो आप ये चेक करिए सल्फर की संख्या। अगर 1 सल्फर है तो मोनो और 2 सल्फर है तो डाई। ठीक है, तो यहाँ पे तो 1 सल्फर था तो आपने इसका नेम क्या लिख दिया? आपने इसका नेम लिख दिया परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे चेक करिए क्या ये नेम सही है? तो ये वाला है H2SO5 परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका H2SO5 क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल भी आप देख लीजिए। मान लीजिए आपसे ये वाला पूछा गया है H2S2O8, ये वाला पूछा गया है। तो यहाँ पे आप चेक करिए 228 कहाँ पर है चार्ट में? तो 228 आपको यहाँ से मिल गया। P से आपको परऑक्सी का पता चल गया, बिकॉज P का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है? परऑक्सी है। एंड इक है तो सल्फ्यूरिक हो गया। इतना आपको क्लियर हो गया है। तो आपको पता है कि परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन जस्ट मैंने आपको बताया कि जब भी परऑक्सी वाला होता है तो वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड के पहले मोनो या डाई जरूर लिखना होता है। तो अब आपको मोनो या डाई लिखने के लिए क्या चेक करना पड़ता है? नंबर ऑफ सल्फर। नंबर ऑफ सल्फर एटम आपको चेक करना है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सल्फर एटम है? 2 है ना? नंबर ऑफ सल्फर एटम कितना है? 2 है। तो आप यहाँ पे डाई लिखोगे। तो यहाँ पे आप क्या नेम लिखोगे? यहाँ पे आप नेम लिखोगे परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो चेक करिए H2S2O8 का नेम क्या है? परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह से आप इस चार्ट का यूज करके इनमें से किसी का भी नेम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपने इतने सारे एग्जांपल देखे हैं, बाकी का भी फुल फॉर्म देख लीजिए। देखिए ये दोनों आपको पता ही है, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक, परऑक्सी। परऑक्सी वाला आपका क्लियर ही हो गया है। इसका समझ लीजिए टी का क्या है? टी का फुल फॉर्म होता है थायो। ठीक है, टी का फुल फॉर्म आपका क्या है? थायो। और यहाँ पे लिखा है इक। तो अगर आपका टी के साथ इक होता है तो इक एसिड। टी से आपको पता चल गया फुल फॉर्म थायो और इक से आपको पता चल गया सल्फ्यूरिक, है ना? तो आपका क्या हो गया? थायो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये वाला भी आपका हो गया। अब चलिए इसका देख लेते हैं DI का। तो DI का फुल फॉर्म क्या है? DI का फुल फॉर्म है डाईथायोन। क्या है? डाईथायोन। अब इसका समझिएगा, डाईथायोन है। अब डाईथायोन के साथ अगर आपका लास्ट में अस लिखा है तो आपका हो जाएगा डाईथायोनस एसिड, और अगर आपका डाई के साथ लास्ट में इक लिखा है तो आपका हो जाएगा डाईथायोनिक एसिड। देखिए यहाँ पे एक स्पेशल केस है, इसको मेंशन कर लीजिएगा। इसके साथ पर्टिकुलरली मैं डाईथायोन की बात कर रही हूँ, इसके साथ मैं बात कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होता है, डाईथायोन के केस में क्या होता है, हमें सल्फर नहीं मेंशन करना पड़ता। जैसे बाकी जगह हम लोग लिख रहे हैं ना कि अगर इक है तो हम लोग लिख रहे हैं सल्फ्यूरिक, अगर अस है तो हम लोग लिख रहे हैं सल्फ्यूरस, है ना? लेकिन ये जो पर्टिकुलरली आपका जो डाईथायोन वाला है, इसके केस में आपको सल्फ्यूरिक या सल्फ्यूरस नहीं लिखना पड़ता। एस को आप ऐसे लिख करके कट कर लीजिए, अपने यहाँ पर क्लू बना लीजिए कि इस केस में हमें पर्टिकुलरली डाईथायोन के केस में हमें सल्फ्यूरिक या सल्फ्यूरस नहीं लिखना है, बल्कि क्या लिखना है? अगर डाई के साथ अस है तो हमें लिखना है डाई के साथ अगर अस है तो हमें क्या लिखना है? डाईथायोनस। और अगर डाई के साथ हमें इक मिल रहा है तो हमें क्या लिखना है? डाईथायोनिक। पर्टिकुलरली इस केस में, डाई वाले केस में हमें
सल्फ्यूरस या सल्फ्यूरिक नहीं लिखना है, क्योंकि ये जो डाईथायोन टर्म होता है ये अपने आप में खुद ही सल्फर को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली सल्फ्यूरस या सल्फ्यूरिक नहीं लिखना पड़ता। बाकी की जगह पर आपको लिखना है, बाकी हर जगह पे आपको सल्फ्यूरस या सल्फ्यूरिक लिखना है, बस पर्टिकुलरली इस केस में नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मोनो और डाई आपको परऑक्सी के साथ लिखना पड़ रहा है, बाकी जगह पर नहीं लिखना पड़ रहा है, परऑक्सी के साथ अपना एक स्पेशल केस है। ठीक उसी तरह से डाईथायोन के साथ भी आप इस स्पेशल केस को, इस क्लू को दिमाग में बिठा लीजिए कि इसके साथ हमें सल्फ्यूरस या सल्फ्यूरिक नहीं लिखना है। ठीक है, रीजन आपको पता है कि ये जो थायोन टर्म होता है ये खुद ही सल्फर को दर्शा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमें सल्फ्यूरस या सल्फ्यूरिक लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब जो बचा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब आपका क्या बचा है, पी वाई, है ना, पी वाई बचा है। तो पी वाई का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं क्या होता है, पायरो। ठीक है, पायरो होता है, और अगर आपका पायरो के साथ क्या है, अस है, तो पायरो सल्फ्यूरस एसिड हो जाएगा। अगर पी वाई यानी कि पायरो के साथ आपका इक है तो आपका पायरो सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपको क्या क्या याद रखना है, आपको ओवरऑल पहले ये पूरा चार्ट याद रखना है, इस पूरे चार्ट को याद कर लीजिए, प्लस इन सारे फुल फॉर्म को, ये चारों फुल फॉर्म को याद कर लीजिए। इन दोनों का तो आपको पता ही है कि सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो कॉमन है, तो इसको मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली अलग से मेंशन नहीं किया है। बाकी सबके लिए ये फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए। साथ ही साथ ये चार्ट आपने याद कर लिया, फुल फॉर्म याद कर लिया। अब उसके बाद आप 2 पॉइंट्स और याद रखिए। एक तो ये याद रखिए कि पर ऑक्सी जब आप लिख रहे हो तो सल्फ्यूरस या सल्फ्यूरिक लिखने से पहले आपको मोनो या डाई जरूर ऐड करना है, सल्फर की संख्या को चेक करके। और दूसरी बात आपको यहाँ से और क्या याद रखना है, दूसरी बात ये कि जब आप थायोन का नाम लिख रहे हो, थायोनस या थायोनिक का केस है, तो वहां पे आपको सल्फ्यूरस या सल्फ्यूरिक नहीं लिखना है, डायरेक्टली आपको थायोनस एसिड या फिर डाईथायोनस एसिड या डायरेक्टली डाईथायोनिक एसिड लिख देना है। ठीक है, तो ये इतना आप यहाँ से अगर याद कर लेते हो तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, आसानी से फॉर्मूले को देख करके नेम बता सकते हो, नेम को देख करके फॉर्मूला बता सकते हो, है ना। अब देखिए शुरुआत में हमने क्या किया, शुरू में हमने ये देखा, शुरू में हमने क्या किया, शुरू में हमने यहाँ पर सभी के फॉर्मूले मतलब कि फॉर्मूले लिए और नेम चेक कर लिया, है ना। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेम ले लेते हैं और फॉर्मूला निकालते हैं। मान लीजिए एग्जाम में हमें कोई नेम लिख करके दे दिया गया और हमसे कहा गया कि इसका फॉर्मूला बताइए, तब आप कैसे चेक करोगे उसको भी समझ लो, है ना। मान लीजिए आपसे, चलिए आपको दे दिया कि पायरो सल्फ्यूरस एसिड, आपको एग्जाम में दे दिया गया पायरो सल्फ्यूरस एसिड आपको दे दिया गया और आपसे कहा गया इसका फॉर्मूला लिखिए। तो अब आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि आप फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये इनिशियल टर्म आपको देखना है, यहाँ पे क्या लिखा है आपका पायरो। तो पायरो से आपको क्या पता चल रहा है, पायरो से आपको पता चल गया ना कि पायरो को आप शॉर्ट में पी वाई लिखते हो, है ना। जब आपको ये पता है कि पी वाई का फुल फॉर्म पायरो होता है, तो आपको ये भी तो पता है कि पायरो का शॉर्ट फॉर्म आपका पी वाई होता है, तो आपने यहाँ पे पी वाई लिख लिया और लास्ट में आपका क्या है, अस है। तो अब आप तुरंत अपने चार्ट में जाओ और पी वाई के साथ अस चेक करो कहाँ पर है। तो पी वाई तो आपका सिर्फ 2 ही जगह है, एक जगह अस के साथ है, एक जगह इक के साथ है। आपको कौन सा चाहिए, अस वाला चाहिए, तो आपने ये वाला देखा और यहाँ से आपने तुरंत देखा कि यहाँ पे आपको हाइड्रोजन मिल रहे थे, 2 हाइड्रोजन आपको यहाँ पे मिल रहे थे। सल्फर कितने हैं यहाँ पे, 2 सल्फर भी है एंड ऑक्सीजन आपने यहाँ पर चेक किया तो आपके 5 ऑक्सीजन है और तुरंत आपने फॉर्मूला मेंशन कर लिया, है ना। इस तरह से तुरंत आपने चार्ट देखा और चार्ट देखकर फॉर्मूला मेंशन कर लिया। अब यहाँ से मिला लीजिए कि क्या आपका आंसर सही है, पायरो सल्फ्यूरस एसिड। पायरो सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2S2O5, H2S2O5 आपका आ गया, है ना। तो ये तरीका होता है कि अगर आप इस चार्ट को और इस ये इतना जो मैंने आपको इतना बताया, इसको, इन 2 चीज को अगर आप दिमाग में बिठा लें तो क्या होगा कि आप आसानी से नेम देख करके फॉर्मूला और फॉर्मूला देखकर कि नेम आसानी से एग्जाम में लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, ये रटना नहीं पड़ता, आप प्रैक्टिस करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको अपने आप चार्ट याद हो जाएगा, चार्ट भी याद हो जाएगा, फुल फॉर्म भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नेम एंड फॉर्मूला क्लियर हो गया है। चलिए अब हम लोग स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर बनाते समय आपको क्या ट्रिक फॉलो करना है, इस चीज को समझिएगा। देखिए
मान लीजिए आपको क्या करना है कि H2SO3 का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो आपको क्या ट्रिक फॉलो करना है, इस चीज को समझिएगा। H2SO3 का हमें स्ट्रक्चर बनाना है, समझिएगा। सबसे पहले हम लोग 2 स्टेप में काम करेंगे। सबसे पहले देखिए, स्टेप 1 में आपको क्या करना है। स्टेप 1 में आपको क्या करना है कि जो आपका ये है H2SO3 है, इसमें से आपको माइनस कर देना है HSO2 को। इस चीज को याद कर लीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट HSO2। देखिए, कोई भी सल्फर का कोई ऐसा ऑक्सो एसिड जिसमें एक सल्फर हो, यानी कि सल्फर का एक सिंगल एटम हो, और उसके लिए आप स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हो, तो आप क्या करो, सबसे पहले स्टेप 1 में आपको HSO2 को माइनस कर देना है। तो HSO2 आप रट लो, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक यूनिट है, ये जरूर रहेगा, तो ये आपको माइनस करना है। पहले ये आपने माइनस किया फर्स्ट स्टेप में। देखिए कैसे करना है। 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन आपका निकल गया, एक सिंगल हाइड्रोजन बचा। 1 सल्फर 1 सल्फर, एक सल्फर में से निकल गया 0, सल्फर नहीं है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो 3 ऑक्सीजन में से आपने 2 ऑक्सीजन माइनस कर दिया, तो आपको 1 ऑक्सीजन बच रहा है, यानी कि आपके पास क्या बच रहा है, OH। अब समझिएगा कि मैं माइनस कर क्यों रही हूँ। देखिए, मैंने HSO2 माइनस क्यों किया स्टेप 1 में। पहले स्टेप 1 में आपने माइनस किया और आपको इतना बचा हुआ मिला, लेकिन अब क्यों किया इसे स्टेप 2 में समझिएगा, और स्टेप 2 में ही हमें इसके स्ट्रक्चर को बना लेना है, स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखिए, मैंने HSO2 इसलिए माइनस किया क्योंकि HSO2 बेसिक यूनिट है। मतलब इनमें से, इन तीनों में से, जिसमें आप सिंगल सल्फर देख रहे हैं, ये सिंगल सल्फर वाले जो आपको एसिड्स दिख रहे हैं, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर दिख रहे हैं, H2SO3, SO4 वाला, SO5 वाला, तीनों ही सिंगल सल्फर वाला जो आपको दिख रहा है, इन सभी के स्ट्रक्चर में HSO2 एक कॉमन यूनिट होती है, इन सभी में होती है, ठीक है। तो पहले कॉमन यूनिट को हम निकाल देते हैं। देखिए, पहले हम कॉमन यूनिट को ऐसे बना लेते हैं। देखिए, ये S डबल बॉन्ड O और एक OH, यानी कि HSO2, ये इतना कॉमन होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले अपना कॉमन वाला हमने निकाल दिया है, और उसके बाद हमने ये चेक किया कि क्या बच रहा है, ठीक है। तो स्टेप 2 में पहले हमने उसी कॉमन वाले को बना लिया, इतना बना लिया। अब ये जो बच रहा है, इसको अगर हम जोड़ दें तो हमें H2SO3 का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, है ना। अब देखिए, हमारे पास एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अब हम इसे कैसे जोड़ें, मतलब किस तरह के बॉन्ड के थ्रू हम इसे सल्फर से जोड़ें, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। हमारे पास 2 तरीका था। एक तरीका ये था कि हम चाहते तो ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ देते और हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड के थ्रू जोड़ देते, है ना, और इस तरह से हमें स्ट्रक्चर मिल जाता। बट ये स्ट्रक्चर राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, हाइड्रोजन कभी भी डायरेक्टली सल्फर से नहीं जुड़ सकता, बिकॉज हाइड्रोजन का साइज सल्फर के कंपेयर में बहुत छोटा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन इससे डायरेक्टली नहीं जुड़ता है, तो हम इसे इस तरह से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं जुड़ता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन को इस यूनिट से जोड़ने के लिए हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से जोड़ देंगे, मतलब इस हाइड्रोजन को पहले ऑक्सीजन से जोड़ देंगे। अब देखिए, इस ऑक्सीजन का क्या है, इस ऑक्सीजन के पास क्या है, जैसे ऑक्सीजन के पास 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन थे, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। तो इसमें से देखिए, अब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 6 में से देखिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया है, बाकी इसके ये 4 बचे हुए। अभी इसके पास 1 ऑक्सीजन और है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और है। तो ये क्या करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन को सल्फर के साथ शेयर करेगा। मेरा ये कहना है कि जैसे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, चूंकि 1 बॉन्ड वो हाइड्रोजन के साथ बना चुका है, तो अभी ऑक्सीजन के पास 1 ही बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है, तो वो एक सिंगल बॉन्ड इस सल्फर के साथ बना लिया, है ना। इस तरह से ये आकर के जुड़ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, हमें H2SO3 का स्ट्रक्चर मिल गया। कैसे मिला, कुछ नहीं करना है आपको, बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप बेसिक यूनिट बनाइए, HSO2 बनाइए, उसके बाद जो भी बचता है उसे आप जोड़ दीजिए। जोड़ते वक्त आपको इस बात का ध्यान देना है कि हाइड्रोजन डायरेक्टली सल्फर से नहीं जुड़ता है। इस वजह से हमने क्या किया, हमने पहले उसे ऑक्सीजन से जोड़ दिया। अब ऑक्सीजन के पास एक सिंगल बॉन्ड बनाने की ही टेंडेंसी बची है, डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं बची है, तो इसलिए वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू सल्फर से जुड़ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमें H2SO3 का स्ट्रक्चर मिल गया। चलिए मैच करा लेते हैं, क्या हमने सही स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये देखिए,
सल्फर है, सल्फर से H2SO3 में जो सल्फर है एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, उसके अलावा इससे 2 OH जुड़े हैं। आप देख सकते हो ये डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, इसके अलावा इसमें 2 OH जुड़े हैं। तो यस, हमारा स्ट्रक्चर सही है। ठीक है, चलिए इसी तरह से अब H2SO4 का स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ, उसको बना लीजिए। कैसे बनाएंगे आप? पहले अपना बेसिक यूनिट बना लीजिए, HSO2 है ना, पहले अपना बेसिक यूनिट बना लीजिए। देखिए उसी तरह से 2 स्टेप में करिए। जैसे आपको H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाना है तो पहले आप HSO2 माइनस करके अपना चेक कर लीजिए क्या बचेगा। तो फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में पहले बेसिक यूनिट बनाइएगा, फिर जो बचेगा उसको जोड़ दीजिएगा। तो इसको माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा? 2 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन हमारा गया तो बचा 1 हाइड्रोजन। सल्फर में से सल्फर एक ही है तो सल्फर बच नहीं रहा है। 1 सल्फर में से 1 सल्फर गए 0 एंड 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन निकल जाएंगे तो कितना बचेगा? 2 ऑक्सीजन बचेगा। तो HO2 हमारे पास बच रहा है। तो अब देखिए स्टेप बी में आ जाते हैं। तो पहले बेसिक यूनिट HSO2 बना लेते हैं। तो हमने बेसिक यूनिट बना लिया HSO2। अब देखिए HSO2 हमने बना लिया। अब हमारे पास क्या बच रहा है? अब हमारे पास बच रहा है 1 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। 1 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बच रहा है। आपको पता है कि हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हो नहीं सकता, तो इस हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के साथ जाएगा। तो एक ऑक्सीजन तो चलिए हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा ऐसे, यानी कि एक OH यूनिट हमें मिल गई। ठीक है, एक ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन हमें यहाँ पे एक OH यूनिट के फॉर्म में मिल गया, हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब हमारा क्या बच रहा है? अब हमारा एक ऑक्सीजन बच रहा है। तो वो बचा हुआ ऑक्सीजन क्या होगा? अब बचा हुआ ऑक्सीजन जब सिंगल ऑक्सीजन है तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन को क्या होता है? ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी होती है। तो ये अपना क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के साथ पेयर करके डबल बॉन्ड के थ्रू ऐसे जुड़ जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन की भी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, इसने डबल बॉन्ड बना लिया है। एंड सल्फर भी टोटल 6 बॉन्ड बना सकता है, यू नो वेरी वेल। तो अब आप यहाँ पर देखिए सल्फर के भी 6 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो सल्फर की भी वैलेंसी सेटिस्फाइड एंड ऑक्सीजन की भी वैलेंसी सेटिस्फाइड एंड आपने सारे एटम को जोड़ भी दिया है। तो चलिए अब चेक करते हैं कि क्या हमने H2SO4 का सही स्ट्रक्चर बनाया है। हमने क्या किया है? हमने 2 ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ा है एंड 2 OH ग्रुप जोड़ा है। तो यहाँ पे चेक करिए 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़े एंड 2 OH ग्रुप है, तो सही बने हमारा स्ट्रक्चर। H2SO4 का भी स्ट्रक्चर हमारा सही बन गया है। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग पहले बेसिक यूनिट बना रहे हैं, फिर जो बच रहा है उसको हम लोग जोड़ रहे हैं, जो बची यूनिट है उसको ऐड कर रहे हैं। और वो भी उसके लिए हम क्या कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं? बस इतना ही फॉलो कर रहे हैं कि हाइड्रोजन डायरेक्टली नहीं जुड़ेगा, इस बात को फॉलो कर रहे हैं। एंड सेकेंड चीज ये है कि एक तो हाइड्रोजन डायरेक्टली नहीं जुड़ेगा और दूसरी चीज ये है कि हम अपना ये भी चेक करते चलते हैं कि सल्फर की वैलेंसी 6 है, तो अपना उसकी सल्फर की वैलेंसी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपना स्ट्रक्चर बना रहे हैं, है ना। और अभी देखिए हमारे 2 स्ट्रक्चर सही बन चुके हैं। चलिए अब आ जाते हैं थर्ड वाले में, थर्ड ऑक्सो एसिड में आ जाते हैं। सिंगल सल्फर का थर्ड ऑक्सो एसिड कौन सा है? देखिएगा क्या है हमारा, H2SO5 है। चलिए H2SO5 का भी स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर लें। तो पहले वही हमें बेसिक यूनिट बनाना है ना। तो देखिए स्टेप 1 में आप क्या करिए? पहले माइनस करके अपना अलग कर लीजिए HSO2। अब चलिए चेक करिए क्या है। 2 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन निकल गए, बचे 1 हाइड्रोजन एंड सल्फर में से सल्फर निकल गया तो सल्फर नहीं बचा। 5 ऑक्सीजन में से आप 2 ऑक्सीजन माइनस करोगे तो 3 ऑक्सीजन बचेगा। तो अभी हमारे पास क्या है? पहले स्टेप बी में हम अपना ये बेसिक यूनिट HSO2 बना लेते हैं। देखिए हमने अपना ये बेसिक यूनिट बना लिया है एंड अभी हमारे पास बच रहा है 3 ऑक्सीजन एंड 1 हाइड्रोजन बच रहा है। तो अभी उसे हमें जोड़ना है। अब ये तो हमें पहले से बहुत अच्छे से पता है कि ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली सल्फर से तो नहीं जुड़ने वाला। तो हमने क्या किया? हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से जोड़ दिया OH। ठीक है, तो हमें एक OH हम सोच रहे हैं, उसके बाद 2 ऑक्सीजन हमारे पास बच रहे हैं। 2 ऑक्सीजन अलग से बच रहे हैं। देखिए 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन को आपने हाइड्रोजन के साथ जोड़ दिया। आपने ये सोचा कि चलो मैं एक OH बना लेता हूँ, OH यहाँ पे जोड़ देता हूँ। तो उसके बाद आपका क्या बच रहा है? उसके बाद आपके 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं। तो आप सोचिए अगर ये 2 ऑक्सीजन जो आपके बच रहे हैं तो इनको क्या करना है? इनको अपनी वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए 2 बॉन्ड्स बनाना पड़ेगा। तो अगर आप क्या करते, इन दोनों ऑक्सीजन को ऐसे डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ते और इसको OH को ऐसे डायरेक्टली जोड़ते, तो क्या आपका स्ट्रक्चर राइट होता? नहीं, रॉन्ग हो जाता। बिकॉज सल्फर की वैलेंसी के साथ प्रॉब्लम हो रही है।
सल्फर टोटल कितने बॉन्ड बना पाएगा, सिर्फ 6 बॉन्ड बना पाएगा। एंड यहाँ पर आप देखिए कितने ज्यादा बॉन्ड बन जा रहा है, 8 बॉन्ड बन जा रहा है। तो इसका मतलब जो हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम ये जो 2 ऑक्सीजन है इसको डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ेंगे, ये रॉन्ग है ना। अब समझिएगा कि हमें 2 ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के थ्रू नहीं जोड़ा जा सकता। तो इस सिचुएशन में क्या तरीका हो सकता है, इस सिचुएशन में ये तरीका हो सकता है कि हम ऑक्सीजन को 2 ऑक्सीजन को आपस में जोड़ दे इस तरह से सिंगल बॉन्ड के थ्रू, है ना। ये जो आपका मतलब जो आपको एक OH मिल रहा है, इसी OH से एक ऑक्सीजन और जोड़ दे, है ना। ये पर ऑक्सी हो जाए और एक सिंगल ऑक्सीजन हमारा बच जाएगा, है ना। तो ये जो आपका है ये आपका इस तरह से OH के फॉर्म में जुड़ जाए और ये डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाए, यानी कि ये जो आपको 3 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन दिख रहा है, तो 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन एक साथ हो जाए और 1 ऑक्सीजन आप डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ दो, तो इससे सल्फर की वैलेंसी सेटिस्फाइड रहेगी। मतलब सल्फर 6 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है, तो यहाँ पे ये 6 बॉन्ड बन रहा है। देखिए यहाँ पे चेक करिए 1 2 3 4 5 6, तो टोटल सल्फर यहाँ पे 6 बॉन्ड बना रहा है। और वो तरीका जो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग 2 ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़े, तो वो गलत तरीका था, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हमने क्या फॉलो करते हुए स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे हमने ये फॉलो करते हुए स्ट्रक्चर बनाया कि एक तो हाइड्रोजन को डायरेक्टली सल्फर से अटैच नहीं करना है, दूसरी बात जो हमने फॉलो की यहाँ पे, वो क्या फॉलो की कि हमें ध्यान में रखना है कि सल्फर 6 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाएगा, है ना। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये स्ट्रक्चर बनाया। चलिए इसे मैच कराते हैं कि क्या हमने सही स्ट्रक्चर बनाया। तो H2SO5 का ये देखिए यहाँ पे जो आपका सेंट्रल सल्फर है, ये इसने क्या किया है, 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, ये हमने बना लिया। एक OH है हमारे पास, यहाँ पे एक OH है, एंड एक हमारे पास क्या है, पर ऑक्सी वाली यूनिट, तो पर ऑक्सी यूनिट हो गई यहाँ पे, है ना। तो क्या हमारा स्ट्रक्चर सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमने उतना ही ट्रिक फॉलो किया ना जितना इन दोनों में किया था, ठीक है। तो इन तीनों का स्ट्रक्चर आप समझ गए हो। अब देखिए जैसे अगर आप स्ट्रक्चर इस तरह से बना लेते हैं, तो आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कितने ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, कितने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, तो आप आसानी से बता लोगे। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो आप तो आसानी से बता लोगे कि 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है और 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है। यहाँ पे भी आपसे पूछा जाए तो आप बता लोगे, यहाँ पे भी आप बता लोगे। यहाँ पे एक स्पेशल केस की यहाँ पे एक पर ऑक्सी ग्रुप भी प्रेजेंट है ना। तो इस तरह से जो आपको बारीकी से स्ट्रक्चर के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप स्ट्रक्चर बना लेते हो तो आप ये सारे आंसर्स भी बता लोगे, है ना। चलिए आ जाते हैं इसके में, फोर्थ वाले में। फोर्थ में क्या है, फोर्थ है हमारा H2S2O3। इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि जब सिंगल सल्फर होता है तो हम HSO2 माइनस कर देते हैं, है ना। दूसरी बात याद रखिएगा कि जब 2 सल्फर होते हैं तो हम लोग इसका जस्ट डबल, इसका 2 गुना जस्ट हम लोग माइनस करते हैं। क्या करते हैं, क्योंकि वहां पे जिसमें डबल सल्फर होता है उसमें 2 HSO2 यूनिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें, जहां पे डबल सल्फर है वहां पे हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, वहां पे हमें H2H2O4 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डबल सल्फर है तो यहाँ पे हम H2H2O4 माइनस कर रहे हैं, लेकिन आप समझिएगा यहाँ पे हमारे पास 3 ऑक्सीजन है और H2H2O4 यहाँ पे हम माइनस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन कहाँ से माइनस होगा। तो पर्टिकुलरली इस केस में भले ही यहाँ पे 2 सल्फर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, HSO2 से ही माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये फिट नहीं बैठ रहा है। तो पर्टिकुलरली इस केस में भले ही 2 सल्फर है, हम HSO2 से माइनस करेंगे, H2S2O4 से माइनस नहीं करेंगे, लेकिन बाकी जगह पे हम H2S2O4 माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब समझिएगा इसका स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, तो क्या करना है हमें, स्टेप 1 में H2S2O3 था हमारा, हमने इसमें से HSO2 माइनस कर दिया, क्या बचा, 2 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन निकल गया, 1 हाइड्रोजन बचा। 2 सल्फर में से 1 सल्फर निकल जाएगा तो 1 सल्फर बचेगा, एंड 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन आप निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 1 ऑक्सीजन बचेगा, है ना। सही है ना, 2 में से 1 यहाँ भी, 2 में से 1 यहाँ भी, एंड 3 में से 2 यहाँ भी, तो इतना बच रहा है। अब देखिए पहले हमें क्या करना है, हमें पहले बेसिक यूनिट अपनी बना लेनी है, HSO2 इतना बना लेना है, एक सल्फर के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू और एक OH, इतना बना लेना।
अब हमारे पास क्या बच रहा है, एक हाइड्रोजन, एक सल्फर, एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के बारे में आपको पता है डायरेक्टली जुड़ेगा नहीं, ये ऑक्सीजन के पास ही चला जाएगा, OH बन जाएगा। ठीक है, तो एक OH यूनिट अगर हम एक OH यूनिट जोड़ दे इससे, तो देखिए 1 2 3 1 2 3 वैलेंसी इसकी है पहले से, मतलब 3 बॉन्ड सल्फर बना चुका है। अभी सल्फर के पास 3 बॉन्ड बनाने की जगह खाली है। तो अगर हम ऐसा कर दे कि एक OH को सिंगल बॉन्ड के थ्रू जोड़ दे तो 4 हो जाएगा। और सल्फर देखिए, ये वाला सल्फर क्या है, ये वाला सल्फर अगर इसके साथ डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाए तो क्या होगा, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड, मतलब 6 हो जाएगी वैलेंसी। इस सल्फर का भी अच्छा हो जाएगा, इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे, ये भी अपना 2 बॉन्ड बना लेगा, तो इसकी भी वैलेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, है ना। सल्फर की वैलेंसी क्या होती है, 2 4 एंड 6, तो यहाँ पे इस सल्फर की वैलेंसी भी अपना क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो दोनों की सबकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है ना। तो हमने क्या किया, अपना इसको OH जोड़ दिया और सल्फर जो बच रहा था उसको हमने डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ दिया। तो इस तरह से हमने अपना स्ट्रक्चर बना लिया। तो मिला लेते हैं स्ट्रक्चर को मिला लेते हैं। कहाँ गया ये H2SO3, ये वाला। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, आपने जोड़ दिया। एक सल्फर डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, आपने जोड़ दिया। एंड यहाँ पे 2 OH है आपके पास, 2 OH भी आपने बनाया हुआ है। तो इसका मतलब आपका हमारा ये वाला स्ट्रक्चर सही है। ठीक है, तो हमने इसको भी ड्रॉ कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट भी देख लेते हैं, नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका H2S2O4। तो इसमें आपको क्या करना है, वही स्टेप 1 में सबसे पहले आपको H2H2O4 इसमें से क्या माइनस करना है, आपको वही H2S2O4, है ना। जब आप अभी मैंने आपको बताया कि जब आपके 2 सल्फर वाले जिसमें 2 सल्फर एटम्स हो तो वहां पे आपको क्या माइनस करना होता है, H2S2O4, है ना, ये आपको माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पे आप माइनस कर रहे हो, ये पहले से ही H2S2O4 है और आप उसमें से वही माइनस कर दोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो स्टेप बी में क्या करना है हमें, स्टेप बी में हम अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो H2S2O4 होता है, इसमें क्या होता है, 2 आपके 2HSO2 यूनिट होते हैं, है ना। ये इसके 2 यूनिट्स होते हैं, 2, ठीक है। तो इसमें अपना दोनों ये जो आपके HSO2 वाला जो यूनिट है, ये आपके 2HSO2 कॉमन यूनिट होंगे यहाँ पे पहले से, है ना। ये दोनों आपके कॉमन यूनिट है और ये आपके जुड़े हुए हैं। तो हम यहाँ पे चेक करें, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ये H2S2O4 है ना। तो इस पे पहले से ही आपके दोनों कॉमन यूनिट है और यहाँ पे कुछ बच नहीं रहा है, तो यहाँ पे हमें कुछ ऐड नहीं करना है। चलिए इसका स्ट्रक्चर हम लोग कंपेयर करते हैं कि क्या हमने सही सोचा है। तो यस, ये देखिए यहाँ पे दोनों ही सल्फर क्या है कि डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं और दोनों ही सल्फर के पास एक एक OH है ना। तो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर भी सही है, 5th वाला भी हमारा हो गया है। कैसे आपको बनाना है आपको समझ में आ गया है। देखिए हम लोग जितने भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वही कर रहे हैं अपना। वही पहले स्टेप 1 में अपना क्या कर रहे हैं, स्टेप 1 में हम बेसिक यूनिट को माइनस कर दे रहे हैं। फिर स्टेप 2 में जो भी बच रहा है उसे हम लोग अपना वैलेंसी को ध्यान में रखते हुए अपना ऐड कर दे रहे हैं, सिंपली, है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है, 6 नंबर, सेपरेट करके लिखते हैं। देखिए 6 नंबर क्या है हमारा, H2S2O5। चलिए इसका भी देख लेते हैं, H2S2O5। पहले वही माइनस करेंगे सिंपली, इसको हम स्टेप A मान लेते हैं। हमें क्या माइनस करना है, H2S2O4। देखिए हाइड्रोजन और सल्फर तो कॉमन ही है, बस क्या बचेगा, एक सिंगल ऑक्सीजन ही बचेगा, है ना। चलिए स्टेप बी में हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। पहले हम अपना, अब जस्ट हमने अभी डिस्कस किया कि जहां पे 2 सल्फर एटम्स वाले जो आपके ऑक्सो एसिड्स होते हैं, सल्फर के ऑक्सो एसिड्स होते हैं, इसमें आपके पास क्या होता है, 2 HSO2 यूनिट होता है। तो इसमें हम अपना दोनों HSO2 यूनिट बना लेते हैं। हमने बना लिया, 2 यूनिट अपना बना लिया, ठीक है। देखिए दोनों यूनिट हमने बना लिया। अब हमारे पास क्या है, एक ही ऑक्सीजन बच रहा है। अब देखिए एक ही ऑक्सीजन बच रहा है। अब या तो हम लोग इसको 2 तरीके से जोड़ सकते थे। एक, या तो हम ये सोचते कि ये दोनों ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है दोनों सल्फर के बीच आ सकता है ना। एक तरीका ये हो सकता था हमारे सोचने का कि हम दोनों, क्यों ना हम सिंगल ऑक्सीजन को
ये जो ऑक्सीजन है हमारा दोनों सल्फर यूनिट के बीच जोड़ दे। एक तरीका ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे तो सबकी वैलेंसी भी अपना सेटिस्फाइड हो रही है, ऑक्सीजन को भी अपने 2 बॉन्ड बनाने को मिल रहे हैं। एंड सल्फर की अगर हम लोग बात करें तो सल्फर के भी आप सराउंडिंग चेक कर सकते हो, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो सल्फर के सराउंडिंग में 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं। और हमें पता है कि सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, 2 4 6 होती है। तो 4 बॉन्ड में भी इसकी वैलेंसी तो सेटिस्फाइड हो ही रही है। तो ऐसा हो सकता था, एक तरीका ये होता है ना। अब देखिए, या फिर एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि ये जो 2 बेसिक यूनिट थी, ये दोनों अपना बेसिक यूनिट है ही, उसके अलावा ये जो सिंगल ऑक्सीजन होता, ये क्या होता कि ये यहाँ पे सेंटर पे ना आता, किसी एक सल्फर के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ता और यहाँ दोनों सल्फर आपस में इस तरह से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में एक सल्फर के पास एक सल्फर की वैलेंसी 4 होती और दूसरे सल्फर की वैलेंसी, सॉरी यहाँ पे इधर 6 है, 2 देखिए 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बनाया उसने, इसकी 6 होती और एक की 4 होती है ना। दूसरा तरीका ये हो सकता था। तो अब आप सोचिए, जितना हम लोग अभी तक केमिस्ट्री जानते हैं उसकी बेसिस पे अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों सल्फर की वैलेंसी क्या हो रही है, 4 4 हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या, एक को 6 एक को 4 मिल रही है। तो आप सोचिए, यहाँ पे 2 तरह के स्ट्रक्चर बनने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर देखा जाए तो मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा होगा, या फिर हम ये कहें कि मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्टेबल होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तो हमें यहाँ पे क्या है, दोनों ऑक्सीजन में हमें 4 4 बॉन्ड बनाने का ही मौका मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सल्फर को 6 बॉन्ड बनाने को मिल रहा है, तो उसको अपनी हायर वैलेंसी मिल रही है। एक चीज ये हो रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, तो ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा वीक होगा क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा होगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू जाके एक ही सल्फर से जुड़ जाए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा तो बॉन्ड शॉर्ट बनेगा और उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बनेगा। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा है, ये वाला है ना। तो चांसेस तो इस तरह से हो सकते थे, माइंड में बात तो आ ही जाती है कि एक चांस ये भी है, लेकिन स्टेबल कौन सा है, ये वाला है ना। तो इसको हम हटा देते हैं, तो हमारा स्ट्रक्चर हमें कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा। तो चलिए हम मैच कराते हैं कि हमने जो कॉन्सेप्ट सोचा क्या उसके अकॉर्डिंग हमने सही स्ट्रक्चर बनाया। तो चलिए मैच करा लेते हैं। किसका हम लोग बना रहे थे, H2SO5 का, ये वाला बना रहे थे। चलिए देखिए, एक सल्फर क्या है कि एक सल्फर के पास क्या है, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड वाले हैं, तो ऑफकोर्स है। एंड एक आपका OH है, यहाँ पे बिल्कुल OH भी है। दूसरे वाला क्या है, उसके पास एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है, एक OH है, तो इसके पास भी वो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर जो है, जो हमने सोचा वो सही बना है। ठीक है, तो जो भी क्लू फॉलो कर रहे हैं हम लोग या जो भी कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, तो उससे हमारा स्ट्रक्चर बन जा रहा है, हम मैच करा ले रहे हैं, राइट स्ट्रक्चर बन रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा H2S2O6। इसका भी देख लेते हैं। इसके लिए भी आपको क्या करना है, H2S2O6 में भी आपको वही पहले आपको स्टेप 1 में क्या करना है, H2S2O4 माइनस कर देना है। क्या बच रहा है, सिर्फ 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, अब आपको चलिए पता है कि आपको पता है कि जो 2 सल्फर वाले ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर होते हैं उनके पास 2 HSO2 यूनिट होती है, तो फटाफट दोनों यूनिट बना लेते हैं डायरेक्टली। और अब देखिए, जो 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं उनके जुड़ने के क्या तरीके हो सकते हैं। एक तरीका आप ऐसे भी सोच सकते हो, देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं, अगर हम ऐसे कर दें कि एक ऑक्सीजन को यहां से डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ दे, एक ऑक्सीजन को यहां डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ दे और इनके भी सिंगल बॉन्ड बना दें, तो इससे हमारा क्या होगा कि दोनों ही सल्फर का 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 दोनों ही सल्फर को देखिए अपने 6 6 6 बॉन्ड भी बन जा रहे हैं और दोनों ही ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ पा रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन पा रहा है, एक स्टेबल स्ट्रक्चर बन पा रहा है। तो हमें कोई और सेकंड पॉसिबिलिटी सोचने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे हम खुद ही फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ही हमें क्या हो रहा है, स्टेबल स्ट्रक्चर मिल रहा है। दोनों को 6 6 वैलेंसी भी हो जा रही है दोनों सल्फर की, और ऑक्सीजन को भी डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ने का मौका मिल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने का मौका मिल रहा है ना। चलिए तो इसको मैच कराते हैं। तो क्या है यहाँ पे, क्या ये हमारा मैच कर रहा है, तो देखिए ऑफकोर्स मैच कर रहा है। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है कि एक सल्फर है
अगर इस सल्फर की बात करें तो इसके पास 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है और एक OH ग्रुप है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी है और सेम इधर का स्ट्रक्चर भी देखिए यहाँ पे मैच कर रहा है, तो हमारा ये वाला भी सही है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट को मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ यहीं पर, क्योंकि यहाँ तक आप समझ गए तो फिर ये दोनों आपके लिए बहुत इजी है। सब वही आप यहाँ पर माइनस करेंगे, H2S2O4 माइनस करेंगे, आपके पास 3 ऑक्सीजन रिमेन्स रह जाएंगे, 3 ऑक्सीजन आपके पास बच रहे हैं। देखिए ये आपकी कॉमन यूनिट है HSO2, ये भी आपकी कॉमन यूनिट है HSO2। तो जो ये 3 ऑक्सीजन बच रहे थे, तो पहले क्या होगा, 3 में से 2 ऑक्सीजन आपके क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन इस सल्फर के पास जाएगा, एक ऑक्सीजन इस सल्फर के पास जाएगा, अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड के थ्रू इससे जुड़ जाएगा। अब जो एक ऑक्सीजन लास्ट में बच रहा है तो वो अपना दोनों सल्फर के बीच आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी, अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आपके 4 ऑक्सीजन बचेंगे, 4 ऑक्सीजन बचेंगे, तो 4 में से 2 ऑक्सीजन कैसे हो गए, 2 ऑक्सीजन तो आपके डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएंगे, एक इसके पास आ जाएगा। देखिए ये आपका एक HSO2 यूनिट है, एक HSO2 यूनिट है। अब इसके पास 1 2 3 इसकी पहले से 3 बॉन्ड इसके पास बने हुए थे, अभी सल्फर के पास 3 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी बची हुई है। तो अभी 4 में से जो 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर आया, वो डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ गया। तो अभी क्या हो गया, अब इसके बाद इतना जुड़ने के बाद कि आपका ये सल्फर जो है इसके 5 बॉन्ड्स बन चुके हैं, ये जब जुड़ चुका है तो इसके भी 5 बॉन्ड्स बन चुके हैं। तो अभी इनके पास एबिलिटी है सिर्फ 1 बॉन्ड बनाने की। अब सिर्फ 1 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी बची है और उसके बाद 4 में से 2 ऑक्सीजन जुड़ गया था, तो 2 ऑक्सीजन बच रहे थे। तो बचे हुए 2 ऑक्सीजन कहाँ जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले 2 ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे और फिर जाकर के सल्फर के साथ जुड़ जाएंगे। इस वजह से ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ पे सल्फर के बीच में आ गया। ठीक है, तो ये तरीका है आपके इन सभी स्ट्रक्चर को बनाने का। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर जो है लेसन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।